सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, ना सिर्फ ब्रुनेई बल्कि उसके बाद वो सिंगापुर भी रवाना होंगे। और दोनों ही जगह से हमारे जो संवाददाता हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। मुनमुन हमारे साथ जुड़ी हैं मदरसेरी वेकवान से और शैलिन मिश्रा सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मुनमुन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब जब हम बात करते हैं ब्रुनेई को लेकर, हमने देखा किस तरीके से दोनों देशों के बीच ये रिश्ते हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से कैसे जो ये रिश्ते हैं और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, मजबूत होते हुए नजर आएंगे। जी, मुकुल, मैं पहले आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है न्यूज़पेपर जो यहाँ पे छपा हुआ है, अखबार ब्रुनेई दारुसलाम में। और इसमें आप देख सकते हैं जो फ्रंट पेज पे फोटो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। क्राउन प्रिंस जो कि एक सीनियर मिनिस्टर भी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ पर, जी। वो आए हैं उन्हें रिसीव करने। ये वो चित्र हैं जो सेरेमोनियल वेलकम और जो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर मिला उसके पहले के हैं। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो और भी फोटोग्राफ्स हैं जो प्रधानमंत्री की मस्जिद विजिट थी उसको लेके हैं चित्र। और वहाँ पे भी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री का आगमन करने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए। भारतीय समुदाय के लोग भी थे। जी। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके का कवरेज हुआ है यहाँ पर, मीडिया ने जो किया है प्रधानमंत्री की यात्रा का। जी, आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है प्रधानमंत्री की यात्रा का ब्रुनेई दारुसलाम में। आज सारा जो फोकस है वो सब्सटेंस पर है कि क्या निकलेगा। जो द्विपक्षीय वार्ता होगी और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी दोनों देशों के बीच में। तो प्रधानमंत्री निकल चुके हैं रॉयल पैलेस के लिए। इसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान। और ये एक दो शब्दों का मिलन है, एक तरीके से कहा जाए। एक जी। मलयन शब्द है और अरबिक शब्द है। अब ये जो पैलेस है ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा चुका है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉयल रेसिडेंस ऑफ अ लिविंग हेड ऑफ स्टेट। तो ये खाती मिली हुई है इस पैलेस को। तो इस पैलेस की खूबसूरती जो है वो अलग जी। ही है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि हो क्या सकता है, तो इसमें यहाँ पे काफी क्षेत्र हैं जहाँ पर आगे प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड है। क्योंकि सैन्य की बात करें हम, तो सैन्य में हमें देखना होगा कि क्या कोई जॉइंट वर्किंग ग्रुप का अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के बीच में। और यहाँ पर ऑलरेडी 2016 में एक एमओयू था जो 5 साल के लिए था। उसके बाद 2021 में इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। जो नौसेना जहाजों का आदान प्रदान होता है, एक तरीके से अगर हम कहें कि दे विजिट शोर्स ऑफ ईच अदर कंट्रीज, तो वो सिलसिला चलता रहा है। कम से कम 2006 से सिलसिला चलता रहा है। जी। 2024 में भी ऐसे 2 जहाज थे जो भारत ने भेजे, चाहे वो भारतीय कोस्ट गार्ड का हो समुद्र पहरेदार या भारतीय नौसेना का हो आईएनएस किल्टन। और वहां से भी हमारे यहाँ जो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस हुए हैं उनके जो ब्रुनेई रॉयल नेवी की शिप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जी। दिखाता है कि कूटनीति के क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है दोनों साइड्स का। तो स्पेस और डिफेंस ये 2 मेजर सेक्टर्स हैं। कुछ समय में मैं आपको बताऊंगी कि जी। अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या एक्सपेक्टेड है। तो मुनमुन, कहीं ना कहीं ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भारत जो है वो तमाम संभावनाएं ब्रुनेई में देख रहा है। सिंगापुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ब्रुनेई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच रहे हैं और सिंगापुर और भारत के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से हमने देखा है कि कितनी गति मिली है और खासकर सिर्फ विरासत या सांस्कृतिक तौर पर नहीं, आर्थिक वृद्धि भी मिली है, क्योंकि भारत सिंगापुर में और सिंगापुर भारत में अनेक विकल्प मौजूद हैं जिससे एक दूसरे को फायदा मिल सकता है। जब प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे, 5वीं यात्रा जरूर है और 6 सालों के अंतराल के बाद जरूर हो रही है, लेकिन क्या क्या अपार संभावनाएं हैं भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचने वाले हैं। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आज उनके सम्मान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने एक डिनर का आयोजन किया है और कल हम देखेंगे कि बैठक होगी, उसमें एमओयू पर दस्तखत होंगे। उस पर सभी की निगाहें हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किया जा सकता है जो साझा सहमति पत्र पर दस्तखत होने हैं। तो उसको लेकर इसलिए भी बहुत लोगों की निगाहें हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो आईसीएमआर की बैठक हुई थी, भारत के 4 बड़े मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सूचना प्रसारण मंत्री, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री
अश्विनी वैष्णव सहित 4 मंत्री, नितिन गडकरी, तो ये आए थे उस वक्त। तब जो सहयोग के क्षेत्र हैं, हम जानते हैं कि जो ये बैठक है वो समय समय पर होती है, 2 नए क्षेत्र पर सहमति एक बनी थी, उनको जोड़ा गया था। एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी कनेक्टिविटी। हम जानते हैं कि एविएशन में हम और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तमाम जो बड़ी जो भारतीय उड्डयन क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो यहाँ सिंगापुर में ऑपरेट कर रही हैं। यहाँ से आप देखें तो तमाम कंपनियां हैं वो भारत में अपना कामकाज कर रही है। तो कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर टेक्नोलॉजी आती है, सिंगापुर उसका एक बड़ा महारथी है। हम जानते हैं कि अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में तमाम जो तकनीक की विशेषज्ञता है उसमें हम देखें तो सिंगापुर की मदद कई महत्वपूर्ण देश लेते रहे हैं। अब तमाम बड़ी कंपनियों को लगता है जो अमेरिका में या सिंगापुर में या ताइवान में या कोरिया में जिनका सेंटर है कि दूसरा सेंटर उनका हो सकता है अगर वो उस पर सोचते हैं तो भारत में जो एनवायरनमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से साझेदारी इन बड़ी कंपनियों की हो सकती है। सेमीकंडक्टर को लेकर हम जानते हैं कि हाल में कई फैसले लिए गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसले लिए हैं। सेमीकंडक्टर पार्क सेटअप करने को लेकर भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो दरअसल वो एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, उसको लेकर सिंगापुर की कंपनियां हैं। चूंकि आप देखें 15 प्रमुख कंपनियों में से 9 कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं यहाँ पर। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कुल मिलाकर बड़ा केंद्र है सिंगापुर। तो कैसे स्किल डेवलपमेंट करके, कैसे जो हमारे पास जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके जो भारत इकोसिस्टम बना रहा है उसका फायदा उठाकर एक विन विन सिचुएशन सिंगापुर और भारत के लिए हो सकती है, उस ओर बहुत ध्यान दिया जाना है। और हमें लगता है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी शैलेंद्र, अब जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि जो अभी तक निवेश जिस तरीके से हुआ है उसमें और इजाफा होता हुआ हमें यहाँ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि इसके साथ ही, क्योंकि जब भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं और अभी 5वें पायदान पर हैं और प्रयास यही है कि कैसे हम तीसरे स्थान पर पहुँच सकते हैं, उस नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का भी आपने उदाहरण दिया, इसके अलावा क्योंकि भारत जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अब लगातार आगे बढ़ रहा है, उस दिशा से अगर देखा जाए, उस नज़रिए से अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ इस दौरे से निकल कर आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमें तेज आर्थिक विकास बनाए रखना है और अपनी ग्रोथ रेट को और आगे ले जाना है, 7% से भी ऊपर ले जाना है, तो हमें नए नए क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ाना होगा, तो हमें चिन्हित करना होगा कि कौन से देश, कौन से बड़े फंड मैनेजर हैं, कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में निवेश को इच्छुक हैं। कंपनियां तब निवेश करती हैं जब देश की साख अच्छी हो, वहाँ पे एक स्थिरता हो, वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा हो। और हम जानते हैं कि बीते आप एक दशक में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने एक इकोसिस्टम बनाया है। और कोविड के बाद खास तौर पर दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर इसलिए जा रही है कि हमने बहुत बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोविड का प्रबंधन किया है। और एक दूसरे विकल्प के तौर पर अगर कोई कहीं पर कंपनी का मुख्यालय है तो भारत की तरफ देख सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कंपनियां देख रही हैं, जियोपॉलिटिकल जो हालात है, तो उसमें भारत सबसे चुनिंदा डेस्टिनेशन हो सकता है। इस बात को भारत बेहतर से समझता है और यही है कि एक के बाद एक फैसले लिए गए हैं। हमने देखा है जिसमें तमाम कंपनियां हैं, तो निश्चित तौर पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन या फिर कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, इसको जो सहयोग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और ये हम कह सकते हैं इसकी एक शुरुआत भर है, क्योंकि एफडीआई में तो हम जानते हैं कि सिंगापुर शीर्ष में है भारत में निवेश करने के मामले में। कुल एफडीआई का आप देखें तो 22-23% सिंगापुर से आता है, जो कि बहुत बड़ी एक तरह से एक रकम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है और सिंगापुर को भी इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत के पास हम जानते हैं टैलेंट की कमी नहीं है, भारत के पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, उससे शैलेंद्र, तो कहीं ना कहीं अपार संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से आपने जिन क्षेत्रों की बात करी, देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की जमीन पर पहुंचेंगे तो उसके बाद किस तरीके से इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री लेकर आएंगे। मुनमुन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ब्रुनाई से। मुनमुन, जिस तरीके से आप बता रही थी कि रक्षा और ऊर्जा 2 ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जिस पर आज फोकस रह सकता है, इसके अलावा मुनमुन अंतरिक्ष भी एक बड़ा फोकस रह सकता है, क्योंकि भारत का ब्रुनाई में एक अंतरिक्ष स्टेशन है और इसरो लगातार कई प्रक्षेपण में मदद ले रहा है ब्रुनाई के। ऐसे में अगर अंतरिक्ष के लिहाज से देखा जाए, स्पेस इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, तो भारत किन संभावनाओं से लेकर ब्रुनाई के साथ रिश्ते आगे बढ़ा सकता है?
जी, भावना, आप ही की बात को मैं आगे ले जा रही हूँ। 2000 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने, जैसे आपने कहा, एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कंट्रोल अनकमांड स्टेशन यहाँ पर बनाया था। अब इससे भारत क्या करता है कि जो भी ईस्टवर्ड लॉन्चेस होती हैं, जो भी स्पेस रिलेटेड होती हैं, चाहे वो लॉन्च व्हीकल्स की हों या सैटेलाइट की हों, उनकी वो प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाता है। इस सिलसिले में एक एमओयू पहले हो चुका है और भारत क्या करता है कि भारत जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जुनैद दारुसलम को, उनको ट्रेन करता है, अपनी स्पेस रिसर्च साझा करता है। अब ये माना जा रहा है कि शायद कोई एमओयू हो किसी स्टेशन से लिंक्ड। तो इसमें क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात हो सकती है, क्या लोकेशन चेंज की कोई बात हो सकती है। तो अभी ये थोड़ा-सा हमें रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग और स्पेस रिसर्च की बात है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम कई देशों को मदद कर रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 का लक्ष्य प्राप्त किया, अब हम गगनयान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी जो एमओयू हो सकता है वो देखना होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेशन है, इसी से संबंधित होगा या फिर उससे और भी आगे कोई बात होगी। जी बिल्कुल, ये वाकई देखना होगा क्योंकि ये तमाम अलग-अलग सेक्टर्स जिनके लिए हम मान सकते हैं कि बहुत कुछ जो है वो निकल कर आएगा और भारत जो कि विश्व में तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उस लिहाज से और ज़्यादा आकर्षण तमाम देशों का है जो कि निवेश के लिए इच्छुक हैं। और क्योंकि भारत जो कि भरोसा लगातार जताता है कि यहाँ आपका जो निवेश है सुरक्षित है, उस वजह से भी भावना हम कह सकते हैं लगातार निवेश के जो अवसर हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये तमाम अवसर कहीं ना कहीं फिर चाहे स्पेस की हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो ये तमाम सेक्टर्स जो हैं काफ़ी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 महत्वपूर्ण देश हैं ब्रुनई और सिंगापुर। मुन मोनो और शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हो रहा है। बताएंगे आपको